साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के वर्मा, विधायक विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ से आज राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सम्मानित साथियों, मैं ऐसे सभी साथियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सामाजिक न्याय को लेकर के आज कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्होंने कार्यक्रम में सहयोग किया उन्हें भी, और जिन्होंने अपने वक्त को देकर के कार्यक्रम में आकर के सुनने का काम किया उन्हें भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के दिन पर मुझे कुछ ऐसे फोन आए जिस फोन ने मुझे व्यथित कर दिया। आज सामाजिक न्याय दिवस है। आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी, लेकिन कोई भी नौजवान जो ओबीसी, एससी या पसमानदा समाज से है, उसके मन में इसके प्रति जो भाव होना चाहिए वो आज दिखाई नहीं पड़ा। अर्थात मुझे लगता है कि वो छद्म राष्ट्रवाद और धार्मिक आडंबर की चाशनी में वो डूब गए हैं, गहरी तंद्रा में हैं। उनको शायद ये पता नहीं है कि कितने संघर्षों के बाद उनको सम्मानजनक जीवन जीने का एक थोड़ा सा रास्ता मिला था। अगर यह उदासीनता ज़्यादा समय तक बनी रही तो मुझे लगता है कि फिर से हम वहीं पर लौट जाएंगे जहां से संघर्ष को हमारे उन महापुरुषों ने शुरू किया जो सामाजिक न्याय मोर्चा की महान विभूतियां हैं। सम्मानित साथियों, मैं आज ऐसे नौजवान की चर्चा करता हूं। सुबह मुझे एक पिछड़े वर्ग का एक नौजवान फोन करता है और कहता है कि विधायक जी, हमें कांवड़ यात्रा पर जाना है, प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल पा रही है, आप अनुमति करा दीजिए। मेरे साथ 100-150 नौजवानों की टोली है। मुझे लगा कि आज इन्हें सामाजिक न्याय दिवस के कार्यक्रमों में शरीक होना चाहिए, भागीदार होना चाहिए। तो आज ये कांवड़ यात्रा की अनुमति मुझसे मांग रहे हैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं ऐसे नौजवानों से कुछ सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा कि जब इस देश में आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिसे हम तथाकथित शूद्र समाज कहते हैं, आज का ओबीसी, एससी और पसमानदा समाज, तब किसी भी धर्माचार्य ने, किसी भी धार्मिक संगठन ने कभी इसकी पहल नहीं करी थी कि ये बहुसंख्यक समाज के लोग इस देश की धरोहर हैं, इनको भी सम्मान के साथ जीवन जीने का हक है। कभी इस पर विचार नहीं किया। मुझे ध्यान है जब मैंने इतिहास के पन्नों को पलटा तो मुझे मिला कि 1795 में ब्रिटिश हुकूमत को एक कानून बनाना पड़ा, अधिनियम 11, जिसके तहत बहुसंख्यक समाज, आज का ओबीसी, एससी, पसमानदा समाज के लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार मिला। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कुरीतियां, परंपराएं रही हैं जहां पर बहुसंख्यक समाज को जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। ये आज का नौजवान हमारा भूल गया। मैं पूछना चाहता हूं, तथाकथित सूत्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था,
बहुसंख्यक समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन किसी भी धार्मिक संगठन ने या किसी भी धर्माचार्य ने, या हम उन राजाओं महाराजाओं की बात करते हैं जिनके पराक्रम की हम बड़ा महिमा मंडन करने का कार्य करते हैं, उन्होंने भी कभी ऐसी पहल नहीं करी जिससे जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं तथा कथित शूद्र समाज के लोग, उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता। सम्मानित साथियों, उसकी भी व्यवस्था 1813 में ब्रिटिश हुकूमत ने एक कानून बनाया और कानून बनाने के बाद लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत बहुत नमन करता हूं छत्रपति साहू जी महाराज को, जिन्होंने 1902 में अपने कोल्हापुर राज्य में उसको आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से आरक्षण की व्यवस्था करने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, मैं ऐसे नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि पहले जब इस देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर सजाएं निर्धारित थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक ही अपराध की अलग अलग सजा होती थी, उस समय कभी भी धर्माचार्य ने, कभी भी किसी भी धार्मिक संगठन ने, कभी भी किसी भी राजा महाराजा ने कभी इसकी पहल करने का कार्य नहीं किया कि हम सभी एक देश के बेटे हैं, यह देश हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको समान अधिकार मिल सके, कभी इसकी पहल करने का कार्य नहीं किया। और ब्रिटिश हुकूमत में ही 1817 में समान नागरिक संहिता बनानी पड़ी। हमारे समाज में कुछ ऐसी भी परंपराएं रही हैं जो बेहद घृणित रही हैं, जिनको पढ़ने के बाद, जिनको सुनने के बाद मन में बड़ी पीड़ा पैदा होती है। एक परंपरा शुद्धिकरण के रूप में जब किसी भी तथाकथित शूद्र समाज की, ओबीसी एससी की बेटी की शादी होती थी, दुल्हन बन करके वह अपने ससुराल नहीं जाती थी, पहले उसको कुछ जाति विशेष के घरों की जाकर के सेवा करनी पड़ती थी। कितना घृणित कार्य था, मानवता को शर्मसार करने वाली बात थी, नारी शक्ति को शर्मसार करने वाली बात थी। वह भी किसी भी धर्माचार्य ने, किसी भी धार्मिक संगठन ने कभी इसका विरोध नहीं किया। 1819 में अधिनियम 7 बना करके ब्रिटिश हुकूमत ने ही इस परंपरा को रोकने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, यही नहीं, ब्रिटिश काल में भी चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो या कंपनियों में नौकरियों का मामला हो, वहां पर भी जाति, जन्मस्थान, वर्ण, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और कुछ विशेष जाति विशेष के लोगों को, वर्ण विशेष के लोगों को प्राथमिकताएं मिलती थी और योग्यता होने के बावजूद भी बहुसंख्यक समाज के लोगों को कंपनियों की भी सेवा करने के लिए, वहां पर भी नौकरियां करने के लिए रोका जाता था। ब्रिटिश हुकूमत में 1833 में अधिनियम 87 बना करके उन व्यवस्थाओं का भी अंत करने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, जो नौजवान आज अपने उस इतिहास को भूल चुका है और हमारे हक अधिकार के लिए लड़े पुरोधाओं को भूल चुका है, उनके संघर्षों को याद करके 2 पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहता, ऐसे नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक समय ऐसा भी था जब तथाकथित शूद्र, जिसे बहुसंख्यक समाज आज हम कह सकते हैं, ओबीसी एससी समाज हम कह सकते हैं, इनको
सरकारी कुर्सियों पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता था। यह सामाजिक व्यवस्थाएं बनी थी। कभी भी धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध नहीं किया, कभी भी धर्माचार्यों ने इसका विरोध नहीं किया, राजा महाराजाओं ने इसका विरोध नहीं किया। ऐसी परंपराओं का भी अंत करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को 1835 में कानून बनाना पड़ा। कुछ परंपराओं के बारे में, प्रथाओं के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं। सती प्रथा के बारे में कौन नहीं जानता। कितना विविध स्वरूप होता रहा होगा जब एक विधवा महिला को जिंदा ही उसको जलाया जाता था। कितना घृणित कार्य था। इस पर भी कभी भी किसी धार्मिक संगठन ने, कभी भी किसी धर्माचार्य ने, कभी भी किसी राजा महाराजा ने इस पर प्रतिबंध लगाने की पहल नहीं करी। और इस पर भी दिसंबर 1829 के अधिनियम 17 बना करके ब्रिटिश हुकूमत ने ही इस प्रथा का अंत करने का कार्य किया था और विधवा को जलाना अपराध घोषित किया था, जिसे जमीन पर लाने के लिए मैं नमन करता हूं राजा राम मोहन राय जी को, जिन्होंने जमीन पर ला करके इसका समूल नाश करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद लगातार जब हम सब लोगों ने, ओबीसी, एससी, पसमानदा समाज के लोगों ने बराबरी के दर्जे की मांग करने लगे, अंग्रेजों के कानों तक जब गई तो आपको ध्यान होगा 6 अक्टूबर 1860 को ही हमारा इंडियन पिनल कोड बना, अर्थात जो समान क्रिमिनल कानून सभी के लिए लागू किया गया। इसलिए मैं ऐसे सोए हुए नौजवानों को आगाह करना चाहता हूं, अगर आप सोते रहे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हम लोग बचपन में एक परंपरा के बारे में सुनते थे, जब कोई बड़े पुल का निर्माण कहीं होता था तो गांव के परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देते थे। ऐसा समझाते थे, बताते थे कि लोग आएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे और पुल की नींव में चुनवा देंगे। जब मैं स्वयं बड़ा हुआ, मुझे लगा कि ये परिवार के लोग घूमने टहलने से मना करने के लिए इस तरह की बातें बताते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों पर नजर डालने के बाद यह महसूस हुआ कि एक परंपरा थी चरक पूजा, जिसमें कुछ लोगों को ऐसा विश्वास था कि जब कोई विशाल काय पुल का निर्माण हो रहा हो या भवन का निर्माण हो रहा हो, उसकी नींव के साथ में अगर किसी व्यक्ति को चुनवा दिया जाए तो उसकी नींव मजबूत होगी, वह पुल मजबूत होगा। इस धारणा से न जाने कितने लोगों की हत्याएं की जाती थी, उनको बिल्डिंगों में चुनवा दिया जाता था। इसका भी अंत 1863 में ब्रिटिश हुकूमत ने कानून बना करके किया। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जिन्होंने मानवता को शर्मसार करने का कार्य किया। मनुस्मृति के बारे में कौन नहीं जानता। मनुस्मृति ने बहुसंख्यक समाज को जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया, स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझा। ऐसे ग्रंथों पर भी मैं पूछना चाहता हूं, कभी भी किसी धर्माचार्य ने उस पर प्रतिबंध लगा करके उसका समूल नाश करने के बारे में कोई पहल नहीं करी। किसी धार्मिक संगठन ने भी कभी भी ऐसे ग्रंथों पर पाबंदी लगा करके समूल नाश करने के बारे में कभी कोई पहल नहीं करी। आज हम सब लोग हर जगह आजादी के इतने वर्ष बाद भी अपने मन की अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। आजादी के 70 वर्ष बाद भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, स्थल हैं, जहां पर कुछ जाति विशेष के लोगों को, कहीं पर महिलाओं को जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया। उस समय के हालात क्या रहे होंगे। और जब
यह परंपराएं या व्यवस्था समाज में चरम पर थी, तो उस समय तथाकथित शूद्र समाज के लोगों को उनका हक, उनका अधिकार, उनका सम्मान कहां पर था, जब उन्हें सार्वजनिक स्थल पर गलती से भी चले जाने पर सजा का प्रावधान होता था। और ऐसी परंपराओं को भी अंत करने का काम 1827 में ब्रिटिश हुकूमत ने किया। आज गहरी निद्रा में सोए हुए पिछड़े दलित समाज के नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मंडल कमीशन की सिफारिशें 7 अगस्त 1990 को लागू हुई और आज भी 90 के दशक के आसपास के सामाजिक न्याय के आंदोलन में धार थी, लेकिन आज हमारे समाज के लोग सो गए हैं। जब उन्हें सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों में जाना चाहिए, वो अपने जनप्रतिनिधियों से कहीं पूजा पंडाल लगाने की अनुमति मांग रहे हैं, कहीं भंडारे करने की अनुमति मांग रहे हैं, कहीं कांवड़ यात्रा ले जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। निश्चय ही अगर आप अपने हक अधिकारों के प्रति ऐसे ही उदासीन रहे तो आने वाला कल हमारा बहुत बुरा होगा और शायद हम फिर से इसकी वापसी ना करा पाएं। मंडल कमीशन की सिफारिशें इतना दिन लागू होने के बाद भी आज तक हम उसका उत्तर प्रदेश में अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं। अभी नीट को लेकर के जो विवाद पूरे देश में छिड़ा था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सैकड़ों सामाजिक न्याय के संगठनों को, उन राजनेताओं को और उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने निश्चय ही सरकार के अहंकार को खत्म करने का कार्य किया, जिन्होंने सरकार को जगाने का कार्य किया कि यह अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा होगी, और सरकार ने बैकफुट पर आकर के अपने पिछड़े दलित समाज के उन नेताओं को जिनकी पहचान खत्म हो चुकी थी, जिनकी धार कुंद हो चुकी थी, जो समाज के आईने से गायब हो रहे थे, उनको पिछड़े दलित समाज के नेताओं के रूप में, मसीहा के रूप में उनको प्रचारित करने का कार्य किया गया। सोची समझी रणनीति के तहत उनसे मांग पत्र लेकर के, उनके साथ फोटो खिंचवा करके, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके उनको फिर से पिछड़े मसीहा, दलित समाज के मसीहा के रूप में उनको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह हम सब के लिए समझने की जरूरत है। अगर वो गंभीर हैं सामाजिक न्याय को लेकर के, तो मैं ऐसे सभी पिछड़े दलित समाज के नेताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप जो भी मंडल कमीशन की सिफारिशें उन्हें लागू करवाने के लिए आंदोलन करें, सरकार को मजबूर करें। मंडल कमीशन की सिफारिशों में प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी। आज प्राइवेट सेक्टर के नाम पर बहुत बड़ा धोखा बहुसंख्यक समाज के साथ किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही, विभागों में सरकारी पद का सृजन नहीं हो रहा, बल्कि उन्हें आउटसोर्सिंग के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है। मैं आप सब लोगों से, पिछड़े दलित समाज के नेताओं से यह आग्रह करता हूं कि पहले तो जो नीट में विगत 4 वर्षों तक आरक्षण नहीं मिला, उसकी क्षतिपूर्ति कब की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाए। और इसके साथ साथ जो सरकार अनुदानित योजनाएं होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जाती हैं, उसमें कहीं भी आरक्षण का अनुपालन नहीं होता है।
मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गंभीर हैं तो जो भी अनुदानित योजनाएं हैं, चाहे वो अपना रोजगार खड़ा करने को लेकर के लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग में अनुदानित योजनाएं, उनमें या अन्य तरह की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार हमेशा बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगपतियों को रिजर्व बैंक से लोन देती है, सरकार लोन देती है, सरकार रिजर्व बैंक से पैसा लेती है, विश्व बैंक से पैसा लेती है, उसको चुकाने का काम इस देश का आम नागरिक करता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि उद्योगपतियों का टैक्स इसलिए माफ किया जाता है कि वह देश को टैक्स चुकाने का काम करते हैं। उद्योगपतियों का लोन इसलिए सब्सिडी दी जाती है क्योंकि वो बड़े पैमाने पर टैक्स चुकाने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। कभी भी देश का उद्योगपति टैक्स चुकाने का काम नहीं करता है। टैक्स भरने का काम इस देश का आम नागरिक करता है। जो आवश्यक वस्तुओं की खरीद करता है उस पर सभी प्रकार के टैक्स निहित होते हैं, उसको चुकाने का काम आम जनता करती है। आज 30 रुपए का पेट्रोल हम 100 रुपए में बेच रहे हैं। इसमें जितना भी टैक्स लग रहा है इसको कोई कंपनी चुकाने का कार्य नहीं कर रही है, इस टैक्स को आम आदमी चुकाने का कार्य कर रहा है। लेकिन जब लोन में सब्सिडी देने की बारी आएगी, टैक्स माफ करने की बारी आएगी, तो उद्योगपतियों का बड़े पैमाने पर टैक्स माफ कर दिया जाता है, जबकि उस टैक्स को चुकाने का काम आम नागरिक करता है। उद्योगपति तो एक माध्यम होता है। इसलिए मैं आज अपने सोए हुए नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जगना होगा। सरकार की सभी सरकारी अनुदानित योजनाओं में आरक्षण के लिए लड़ना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आने वाले समय में जो प्राइवेटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ है, निश्चय ही आप इस लायक भी नहीं रहोगे कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी कर सको। निश्चय ही आज वक्त है सामाजिक न्याय दिवस का। हम सब लोगों को संकल्प लेना होगा कि हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का कार्य करेंगे और अपने हक अधिकार को बचाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।